राठौर पैलेस। इस वक्त रणविजय और आकृति एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले एक दूसरे को पैशनेट किस कर रहे थे। रणविजय धीरे धीरे आकृति के पेट पर अपना हाथ सहला रहा था। करीब 10 मिनट के बाद रणविजय आकृति की गर्दन से लेकर उसके पेट की तरफ बढ़ने लगता है। धीरे धीरे रणविजय अपनी सारी हदें पार करने वाला था। वह भूल चुका था कि उसकी और आकृति की शादी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। तभी वह जैसे ही आकृति के पेट की तरफ झुकने वाला था कि तभी उसे होश आता है। रणविजय अपने मन में ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये कहती रणविजय अपने हाथों की मुट्ठी बना लेता है। तभी आकृति रणविजय के चेहरे की तरफ देखते हुए, क्या हुआ है, आप रुक क्यों गए? ये सुनते ही रणविजय तुरंत आकृति से दूर होता है और सीधा क्लोजेट रूम में जाकर आकृति के कपड़े लाकर बिस्तर पर रख देता है। ये देखकर आकृति, आपको बार बार अचानक क्या हो जाता है? ये सुनते ही रणविजय बिना आकृति को देखे अपनी शर्ट पहनते हुए, कुछ नहीं, बस जो हो रहा है वह गलत हो रहा है, ये कहते ही रणविजय बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चला जाता है। रणविजय के ऐसा व्यवहार देखकर आकृति अपने मन में समझ में नहीं आता कि आखिर ये करना क्या चाहते हैं। हमेशा मेरे करीब आकर और खुद दूर भाग जाते हैं। ये कहते ही आकृति की निगाह अपने कपड़ों पर जाती है और यह देखकर उसके गाल लाल हो जाते हैं। दूसरी तरफ रणविजय इस वक्त स्टडी रूम में था। रणविजय सोफे पर बैठा हुआ अपने मन में, आखिर मैं बार बार आकृति की तरफ खींचा क्यों जा रहा हूँ? मैं रणविजय राठौर हूँ। आज तक मैंने कभी भी किसी लड़की को इतना भाव नहीं दिया, बल्कि किसी लड़की के इतने नखरे भी नहीं उठाए और ना ही किसी लड़की के इतने नजदीक गया हूँ। लेकिन जब भी मैं आकृति के नजदीक जाता हूँ तो मैं अपना कंट्रोल खोने लगता हूँ, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। रणविजय यही कुछ सोचते हुए सोफे पर सो जाता है। दूसरी तरफ आकृति कपड़े चेंज करने के बाद जल्दी से खाना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि इस वक्त उसे बहुत भूख लग रही थी। आकृति अपने मन में, पता नहीं ये कहाँ गए हैं, लेकिन मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा, सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया। ये कहते ही आकृति अगले ही पल ट्रे में जितने भी खाने की चीजें पड़ी थी वह तुरंत खाना स्टार्ट कर देती है। करीब आधे घंटे के बाद आकृति अपने पेट पर हाथ रखते हुए, लगता है मैंने आज कुछ ज्यादा ही खाना खा लिया है और अब मुझे नींद भी आ रही है, लेकिन ये रणविजय कहाँ है? ये सोचती आकृति जैसे ही अपने फोन को चेक करती है तो देखती है कि इस वक्त समीर की बहुत सारे मैसेज थे, जिसमें उसने साफ लिखा था कि अगर कुल तुम मुझसे मिलने नहीं आई तो तुम जहां भी रहोगी मैं वहां पर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। जिसे पढ़कर आकृति की हवाइयां उड़ चुकी थी। आकृति अपने मन में, एक तरफ ये समीर जिससे मुझसे ये बदला लेना है और दूसरी तरफ रणविजय जिसके साथ मुझे रहकर खुशी मिलती है, लेकिन उन्हें तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। कभी मुझे खुशी देते हैं तो कभी दर्द देकर चले जाते हैं। अभी ये दोनों ही मुझसे नहीं संभलते, दिल तो करता है कहीं दूर चली जाऊं। ये सोचते ही आकृति अपने सर पर हाथ रखते हुए, लेकिन मुझे समीर का तो कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। ये सोचते आकृति के चेहरे पर इस वक्त एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वो अपने मन में, कल का दिन तुम्हारे लिए सरप्राइज भरा दिन रहेगा मिस्टर समीर मेहरा, ये कहती आकृति किसी को मैसेज करती है। मैसेज करने के बाद आकृति वहीं सोफे पर सो जाती है। सुबह का वक्त रणविजय जैसे रूम में एंटर करता है तो देखता है कि आकृति इस वक्त बिस्तर पर नहीं थी। तभी रणविजय अपनी आंखें कमरे के चारों तरफ घुमाते हुए कि तभी उसकी निगाह सोफे पर लेटी हुई आकृति पर जाती है। यह देखकर रणविजय अपने मन में, इसका मतलब रात को ये खाना खाने के बाद यही सोफे पर सो चुकी है, बहुत ही ज्यादा केयरलेस है, मैं ना रहूं तो ये अपना ध्यान भी नहीं रखती। ये कहते रणविजय की नजर आकृति के होठों पर जाती है। आकृति के होठों को देखकर रणविजय को कल रात आकृति और उसके बीच जो हुआ था वह सब याद आने लगता है, जिसे सोचते ही रणविजय के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आती है। रणविजय अपने मन में, ये सोती हुई भी कितनी मासूम लग रही है। तभी रणविजय का ध्यान आकृति पर जाता है। आकृति को देखकर रणविजय को ये समझने में देरी नहीं लगती कि उसे भी ठंड लग रही है। तभी रणविजय बिना देरी के ब्लैंकेट लाकर आकृति को उड़ा देता है और सीधा वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चला जाता है। करीब आधे घंटे के बाद रणविजय जैसे वॉशरूम से बाहर आता है कि आकृति करवट बदलने वाली थी, लेकिन इस वक्त आकृति को नींद में यह होश नहीं था कि वह सोफे पर लेटी हुई है। जैसी आकृति करवट लेने वाली थी कि उसका बैलेंस बिगड़ने वाला था और वह जमीन पर गिरने ही वाली थी कि पलक झपकते ही रणविजय उसे अपने बाहों में उठा लेता है। अचानक से ऐसा कुछ होते देख आकृति, ये क्या कर रहे हैं आप? सुबह सुबह आपने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया है। ये सुनते ही रणविजय आकृति को बिस्तर पर लेटाते हुए, वैसे अच्छा तरीका है किसी को थैंक्स बोलने का। रणविजय की बातों का मतलब समझते हुए आकृति का ध्यान सोफे पर जाता है। तभी आकृति अपने मन में, ओ तो इसका मतलब इन्होंने मुझे गिरने से बचाया, मैं भी ना, सुबह सुबह क्या सोचती जा रही हूँ। ये कहती ही आकृति का ध्यान क्लॉक की तरफ जाता है। तभी आकृति अपने मन में, बाप रे इतना टाइम हो चुका, मुझे जल्दी निकलना पड़ेगा, आज बहुत सारे काम हैं।
ये सोचती आकृति तुरंत बिस्तर से उठकर वॉशरूम में चली जाती है। करीब आधे घंटे के बाद आकृति नहाकर जैसे ही बाहर निकलती है तो देखती है कि इस वक्त रणविजय तैयार होकर अपने आईपैड पर कुछ कर रहा था। तभी आकृति रणविजय को देखते हुए उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आती है। आकृति अपने मन में, कल रात इन्होंने मुझे बहुत परेशान किया था ना, अब मैं इन्हें परेशान करूंगी। ये कहते ही आकृति रणविजय के बगल में जाकर जानबूझकर कुछ ढूंढने की कोशिश करती है। आकृति की हरकतों से रणविजय को समझने में देरी नहीं लगती कि आकृति जानबूझकर उसे डिस्टर्ब कर रही है, लेकिन इस बात पर आकृति पर वह गुस्सा नहीं करता। यह देखकर आकृति अपने मन में, इन्हें इतनी देर से परेशान कर रही हूँ लेकिन इन पर तो कुछ असर नहीं हो रहा, ये सोचती आकृति अपनी गर्दन पर हाथ फेरने लगती है। आकृति को देखकर रणविजय के मन में एक शैतानी मुस्कुराहट आती है। तभी वह बिना कुछ कहे आकृति को तुरंत अपनी तरफ खींचता है, जिससे आकृति रणविजय के ऊपर जाकर गिरती है। यह देखकर आकृति अब बार बार अपनी तरफ क्यों खींचते हैं। आकृति की बात सुनते ही रणविजय आकृति के चेहरे पर अपनी उंगलियां चलाते हुए, वह इस वजह से डार्लिंग क्योंकि मुझे ऐसा करके खुशी मिलती है, ये कहते रणविजय आकृति के होठों पर अपनी उंगलियां चलाने लगता है। रणविजय के ऐसा करते ही आकृति अपने मन में, ये फिर से मुझे बहका रहे हैं और बाद में मुझे ही अकेला छोड़कर चले जाएंगे। नहीं, इस बार मैं अपना कंट्रोल नहीं खो सकती, ये बार बार मेरा मजाक बनाते हैं। आकृति के चेहरे को देखकर रणविजय साफ समझ चुका था कि इस वक्त आकृति कुछ फील कर रही है। दूसरी तरफ आकृति अपने हाथों की मुट्ठी बनाते हुए, रणविजय जब भी मेरे पास आते हैं मैं अपना कंट्रोल खो बैठती हूँ, ये कहती ही आकृति की नज़र रणविजय के होठों पर जाती है। आकृति रणविजय के होठों को देखते हुए अपने लिप्स को बाइट करना शुरू कर देती है। यह देखकर रणविजय, क्या तुम्हें कुछ कहना है? ये सुनते ही आकृति रणविजय की आंखों में देखते हुए, फिलहाल मेरा आपको किस करने का मन कर रहा है। आकृति की बात सुनते ही रणविजय, डार्लिंग तुम्हें मना किसने किया है? रणविजय की बात सुनते ही आकृति तुरंत रणविजय के होठों पर अपने होठ टिका देती है। ये देखकर रणविजय आकृति की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत कर लेता है। आकृति अपनी आंखें बंद किए रणविजय को पैशनेट किस करी थी। इस वक्त वह सांस बिल्कुल भी नहीं ले रही थी। ये देखकर रणविजय तुरंत आकृति को घुमाकर सीधा उसके ऊपर आ जाता है और इस बार रणविजय भी आकृति को किस बैक करा था। हालांकि रणविजय किस के साथ साथ आकृति को बाइट भी कर रहा था। दोनों ही एक दूसरे के साथ मदहोश हो रहे थे कि तभी अचानक से उनके कमरे का दरवाजा बिना नॉक किए खुलता है। तभी एक शख्स कमरे में एंटर करते हुए जोर से चिल्लाते हुए, सरप्राइज! अचानक से यूं ऐसा होता देख रणविजय और आकृति अपने होठ एक दूसरे से दूर करते हैं। तभी आकृति उस शख्स को देखते हुए, ये कौन है? दूसरी तरफ वह शख्स ये देखकर, सॉरी, मुझे लगता है कि मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया, ये कहती वह शख्स अपना चेहरा दरवाजे की तरफ कर लेता है। रणविजय तुरंत आकृति से दूर होते हुए उस शख्स की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। रणविजय उस शख्स के सामने जाकर, आदित्य, तुम में मैनर्स नाम की चीज बिल्कुल भी नहीं है। किसी के कमरे में जब एंटर करते हैं तो दरवाजे को नॉक किया जाता है। ये सुनते ही आदित्य, सॉरी ब्रो, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि आप यहाँ पर। ये कहते ही आदित्य आगे चुप हो जाता है और तुरंत रणविजय के गले लगते हुए, ब्रो आप भी क्या, मैं अभी आया हूँ और आप आते ही स्टार्ट हो गए हैं। और यू नो, मैं जब भी आता हूँ इसी तरीके से आपके कमरे में एंटर करता हूँ। मैं आपका कजन हूँ, हम एक रिश्ते में खून है, तो फिर मुझे आपके कमरे में आने की परमिशन क्यों लेनी पड़ेगी? आदित्य की बात सुनते ही रणविजय आदित्य को अपने से दूर करते हुए, मैं जानता हूँ मिस्टर आदित्य राठौर, लेकिन अब आपका भाई ये बैचलर नहीं रहा है। ये सुनते ही आदित्य आंखें बड़ी करते हुए, क्या मतलब है भाई, क्या ये लड़की है आपकी? ये कहते रणविजय बात को पूरा करते हुए आकृति के चेहरे की तरफ देखते हुए, हाँ, दिस इज माई वाइफ। ये सुनते ही आदित्य, लेकिन भाई मुझे आपकी शादी के बारे में कुछ नहीं पता चला, मुझे किसी ने कुछ बताया भी नहीं। मैंने तो सोच के रखा था कि आपकी शादी में खूब नाच गाना करूंगा। मैं तो यहाँ पर आप लोगों को सरप्राइज देने के लिए आया था, लेकिन यहाँ पर आकर तो आपने मुझे ही सरप्राइज दे दिया। ये सुनते ही रणविजय, ठीक है तुम ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ कि बाकी परिवार वालों से मिल चुके हो? मुझे तो किसी ने भी तुम्हारे आने के बारे में नहीं बताया। ये सुनते ही आदित्य, ब्रो वो लोग कैसे बताएंगे, क्योंकि मैंने उन्हें बताया ही नहीं था कि मैं आने वाला हूँ, बल्कि मैं तो सबको सरप्राइज देना था और मैं सबसे पहले आपसे मिलने के लिए आया हूँ। और मैं जब राठौर पैलेस के अंदर एंटर किया था तो मैंने देखा था कि कोई भी नीचे हॉल में नहीं था, सिर्फ मुझे एक मेड ने देखा था, लेकिन मैंने मेड को इशारा करके समझा दिया था कि वह किसी को कुछ ना बताए और सीधा मैं आपके पास आया। लेकिन मुझे क्या पता था कि यहाँ पर तो कुछ और ही चल रहा है। ये कहते ही आदित्य तिरछा मुस्कुराने लगता है। रणविजय आदित्य की हंसी को नोट करते हुए, ठीक है, बहुत हंसी छूट रही है ना तुम्हारी भी, बारी आएगी तुम्हारी, अब तुम नीचे जाओ, मेरा इंतजार करो, मैं कुछ देर में आता हूँ। रणविजय की बात सुनते आदित्य हाँ में गर्दन हिलाकर कमरे से बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ आकृति रणविजय की तरफ कदम बढ़ाते हुए, इसका मतलब ये आपके भाई हैं और आपके भाई के सामने हम दोनों ऐसी पोजीशन में थे, ये कहते आकृति
ओह नो! अब मैं उनका सामना कैसे करूंगी? मुझे बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसमेंट फील हो रहा है। अभी रणविजय आकृति के चेहरे को अपने हाथों से उठाते हुए, रिलैक्स, तुम्हें ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तुम मेरी वाइफ हो, इसी वजह से कोई भी तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे कि तभी आकृति का फोन बजने लगता है। ये देखकर रणविजय अपने मन में, क्या मैं इससे पूछूं कि आज ये कहीं जाने वाली है या फिर नहीं? अगर मैं पूछूंगा तो फिर ये उल्टा सोचेगी। रणविजय अपने मन में हिचकिचा रहा था कि तभी अचानक से तेज आवाज में, तुम कहीं जाने वाली हो? रणविजय की बात सुनते आकृति, हाँ, आज मैं एक बहुत बड़ी कंपनी के साथ काम करने वाली हूँ। ये कहते आकृति, मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइट हूँ। आकृति के चेहरे पर यह खुशी देखकर रणविजय अपने मन में, आई होप कि तुम इस बार सच कह रही हो। अगर मुझे फिर से पता चला कि तुम उस समीर के पास गई तो आई स्वेयर शायद इस बार मैं अपना गुस्सा कंट्रोल ना कर पाऊं। ये कहते रणविजय अपने हाथों की मुट्ठी बना लेता है। दूसरी तरफ हॉल में शालिनी आदित्य को अपने गले लगाते हुए, बेटा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया तुम आने वाले हो? तो आज मैं सुबह सुबह ही तुम्हारे लिए मनपसंद गाजर का हलवा बना देती। ये सुनते ही आदित्य शालिनी से दूर होते हुए, मॉम, मैं आपसे बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ। ये सुनते ही शालिनी, लेकिन बेटा क्यों? तभी आदित्य प्रिया जी की तरफ देखते हुए, मैं आप लोगों से दूर क्या गया, लेकिन आप लोगों ने मुझे पराया समझ लिया। आदित्य की बात सुनते ही प्रिया जी, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि जैसा रणविजय है वैसा तू भी मेरे लिए है। तभी आदित्य, अगर ऐसी बात नहीं है तो आप लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया कि भाई की शादी हो चुकी है? मैंने तो भाई की शादी के लिए कितना कुछ सोच के रखा था, लेकिन आप लोगों ने बस सब कुछ चौपट कर दिया। तभी शालिनी आदित्य का हाथ पकड़ते हुए, बेटा, तेरा गुस्सा जायज है, लेकिन बात तुझे पूरी नहीं पता। हमें भी नहीं मालूम था कि रणविजय शादी कर चुका है और रणविजय की लाइफ में आकृति है। रणविजय और आकृति पिछले 5 सालों से एक दूसरे को डेट कर रहे थे और अचानक ही इन दोनों ने शादी कर ली। ये सुनते ही आदित्य, क्या ब्रो पिछले 5 साल से किसी को डेट कर रहे थे, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया? और ऊपर से अगर उन्होंने शादी कर ली तो आप लोगों ने अनाउंस क्यों नहीं किया? आई मीन एक ग्रैंड पार्टी तो करनी चाहिए थी ना। ये सुनते ही प्रिया जी, वो एक्चुअली अभी आकृति के मॉम डैड को नहीं मालूम, इसी वजह से। तभी आदित्य बात को पूरा करते हुए, इसका मतलब यही कि जब भाभी के मॉम डैड को पता चलेगा तब भाई शादी को अनाउंस करेंगे। ये कहते आदित्य के चेहरे पर एक हल्की मुस्कुराहट आती है। तभी आदित्य, वैसे भाई इतने छुपे रुस्तम निकलेंगे, मुझे तो मालूम नहीं था। मुझे तो वो हमेशा लगता था कि ये कभी शादी नहीं करेंगे। ये कहते आदित्य प्रिया जी की तरफ देखने लगता है। तभी आदित्य बात को कंप्लीट करते हुए, आई मीन आप जानते हैं ना कि मैं क्यों कह रहा हूँ? ब्रो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है। आज तक वह एक भी लड़की को अपने करीब नहीं आने दिए। इतने टाइम के बाद आदित्य पूरी फैमिली के साथ आज बैठकर बात कर रहा था। करीब आधे घंटे के बाद रणविजय और आकृति एक दूसरे का हाथ पकड़कर नीचे फ्लोर पर आते हैं। आदित्य को देखकर आकृति अपने मन में, मैं कैसे करूं इनका सामना, लेकिन करना तो पड़ेगा ही। ये सोचते आकृति अपने मन में अपने हाथों की मुट्ठी बना लेती है। दूसरी तरफ आदित्य रणविजय को आता देख, वेलकम ब्रो, फाइनली आप नीचे आ चुके। मुझे तो लगा था कि शायद आज आप कमरे से बाहर ही नहीं निकलेंगे। ये कहते ही आदित्य तिरछा मुस्कुराने लगता है। रणविजय आदित्य की बातों का मतलब अच्छे से समझ चुका था। तभी रणविजय आदित्य के बगल में बैठते हुए, वैसे तुम अब यहीं पर रहने वाले हो या फिर से चले जाओगे? ये सुनते ही आदित्य, ब्रो, एक्चुअली अब मैं यहीं पर रहने वाला हूँ। ये सुनते ही रणविजय, सब ठीक तो है ना? आई मीन लंदन में जो हमारी कंपनी है सही से चल तो रही है ना? सुनते ही आदित्य, हाँ ब्रो रिलैक्स, कंपनी काफी अच्छे से चल रही है, लेकिन इस वक्त हमारे पूर्वजों से चलती आ रही जो कंपनी थी वह ठीक नहीं चल रही। ये सुनते ही रणविजय, क्या मतलब है तुम्हारा? तभी आदित्य रणविजय के चेहरे की तरफ देखते हुए, ब्रो, मेरी डैड से बात हुई थी, उन्होंने मुझे बताया कि जिस कंपनी की शुरुआत दादू ने की थी आज वह कंपनी ठीक से नहीं चल रही। आई मीन दादू की उम्र हो चुकी है, वह कंपनी को प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं कर पा रहे। इसी वजह से डैड ने मुझे यहाँ पर आने के लिए कहा था ताकि मैं यहाँ पर आकर कंपनी को अच्छे से हैंडल करूँ। ये सुनते ही रणविजय, लेकिन इतना कुछ हो गया, दादू ने मुझे कुछ बताया नहीं, वह ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये बात सुनते ही शालिनी रणविजय की तरफ देखते हुए, रिलैक्स बेटा, शायद हो सकता है उन्हें लगता हो कि तुम्हारी अब शादी हो चुकी है तो इसी वजह से वो तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे थे, इसी वजह से उन्होंने तुम्हें बताया नहीं। ये सुनते रणविजय गुस्से भरी आवाज में, मैंने शादी की है, इसका मतलब यह कि मैं उनकी परेशानी में अब उनका साथ कभी नहीं दूंगा। ये सुनते ही आदित्य, ब्रो प्लीज आप गुस्सा मत करें, अभी फिलहाल हमें मिलकर कंपनी को संभालना पड़ेगा। ये सुनते ही रणविजय, लेकिन फिर तुमने जो इतनी मेहनत से लंदन में कंपनी स्टार्ट की थी उसे कौन हैंडल करेगा? रणविजय की बात का जवाब देते हुए आदित्य, ब्रो मुझे वहाँ की टेंशन नहीं है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस लोग हैं जो कंपनी को हैंडल कर रहे हैं, और दूसरा डैड अभी लंदन में है। ये सुनते ही रणविजय को याद आता है
कि कल रात शालिनी चाची भी वीडियो कॉल में अपने हस्बैंड को देखकर अपना फास्ट खोल रही थी। लेकिन इतने दिनों में इसकी जिंदगी में उथल पुथल मची हुई थी, जिसकी वजह से उसने अपनी फैमिली पर ध्यान ही नहीं दिया कि कौन कहाँ पर है। वैसे तो सबकी अपनी अपनी लाइफ है, यहाँ पर काम के मामले में कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करता, क्योंकि सब ने ही अपनी मेहनत के दम पर सब कुछ हासिल किया था। रणविजय ने भी दिन रात मेहनत करके अपनी कंपनी को इस मुकाम तक पहुंचाया था कि आज पूरे बिजनेस इंडस्ट्री में उसका नाम सबसे पहले आता है। तभी रणविजय आदित्य की तरफ देखते हुए, अगर तुम्हें कुछ जरूरत भी लगेगी तो मुझे जरूर बताना, मैं तुम्हारी हेल्प के लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। ये सुनते ही आदित्य, आई नो ब्रो। तभी आदित्य की नजर आकृति की तरफ जाती है। वह आकृति के चेहरे की तरफ देखते हुए, वैसे ब्रो भाभी तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। ये कहते ही आदित्य आकृति की तरफ अपना एक हाथ बढ़ाते हुए, आई एम मिस्टर आदित्य राठौर, बल्कि आप मुझे यही समझे कि मैं इस घर का छोटा बेटा हूँ। आदित्य की हाथ की तरफ आकृति अपना हाथ बढ़ाते हुए, आई एम मिसेस आकृति खुराना राठौर। ये सुनते आदित्य, ये नाम मैंने कहीं सुना है। तभी पीछे से पूजा की आवाज आती है। इसी वजह से ब्रो, क्योंकि ये एंटरटेनमेंट दुनिया की सबसे बड़ी फेमस मॉडल आकृति खुराना है, जो कि अब भाई की पत्नी बन चुकी है। सुनते ही आदित्य अपनी आंखें बड़ी करते हुए, व्हाट, सीरियसली? तभी मैं सोचूं इनका चेहरा देखकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इन्हें कहीं देखा है। तभी आदित्य रणविजय की तरफ देखते हुए, ब्रो लंदन में भी इनके नाम के चर्चे बहुत हैं, दुनिया तो इनकी खूबसूरती पर फिदा है। आदित्य के मुंह से आकृति की तारीफें सुनते ही रणविजय का चेहरा लाल होने लगता है। तभी वह आदित्य को देखते हुए, ठीक है अब हो गया हो तो मैं चलता हूँ, क्योंकि मुझे ऑफिस जाना है। ये कहते रणविजय बिना कुछ कहे आकृति का हाथ पकड़कर सीधा राठौर पैलेस से बाहर ले जाता है। तभी आकृति अपने मन में, अरे ये क्या बात हुई, एटलीस्ट सबको मैं बाय तो बोल देती, अब सब लोग क्या सोचते होंगे। ये सोचते ही आकृति रणविजय की तरफ देखती है। तभी आकृति रणविजय से अपना हाथ छुड़ाते हुए, ये क्या कर रहे हैं आप, मुझे इस तरीके पकड़कर आप घर से बाहर ले आए। तभी रणविजय आकृति के दोनों कंधों पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए, तो तुम्हें क्या मेरा भाई पसंद आ चुका है? ये सुनते ही आकृति, ये क्या बोल रहे हैं, एटलीस्ट बाय तो कह देती। ये सुनते ही रणविजय, मैं देख रहा था तुम कितना हेलो हाई कर रही थी, बल्कि तुम्हारा ध्यान तो सिर्फ मेरे भाई पर था। ये सुनते आकृति, इसका मतलब है आप जेलस हो रहे हैं। तभी रणविजय अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए, नहीं मैं कोई जेलस वेलस नहीं हो रहा। ये कहते रणविजय कार की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है और बिना कुछ कहे आकृति को, मैं लेट हो रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ। ये कहते वह गाड़ी में बैठकर तुरंत वहां से चला जाता है। रणविजय के अचानक इस तरीके के व्यवहार को देखकर आकृति के चेहरे पर एक हल्की मुस्कुराहट आ जाती है। आकृति अपने मन में, आप बोलो या फिर ना बोलो मिस्टर राठौर, लेकिन मुझे समझ में आ रहा है आप अपने भाई से जेलस हो रहे हैं। करीब 5 मिनट के बाद आकृति भी गाड़ी बुक करके राठौर पैलेस से निकल जाती है। आकृति फोन में अपने मैनेजर से बात करते, मिस्टर पुनीत, सारी अरेंजमेंट हो चुकी है ना? ये सुनते ही मिस्टर पुनीत, यस मैम, सब कुछ अरेंज हो चुका है, बल्कि मीडिया में तो अब खबरें भी फैल चुकी होंगी कि अब आप समीर मेहरा की कंपनी के साथ काम नहीं कर रही। ये सुनते ही आकृति के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। आकृति, वेल डन मिस्टर पुनीत, अब जल्द ही समीर मेहरा बर्बाद होने वाला है। ये सुनते मिस्टर पुनीत, लेकिन मैम आप आगे क्या करने वाली हैं? अगर समीर मेहरा को पता चलेगा तो शायद इसके आगे। पुनीत कुछ कहने वाला था कि वह चुप हो जाता है। तभी आकृति बात को पूरा करते हुए, मुझे उससे बिल्कुल भी कोई डर नहीं लगता, उसने वैसे भी इतने सालों से मुझे बर्बाद ही तो किया था, मैं तो बस उसके साथ वही कर रही हूँ जो उसने मेरे साथ किया था। दूसरी तरफ राठौर इंडस्ट्री, करीब आधे घंटे के बाद रणविजय अपने केबिन में पहुंच चुका था। रणविजय अपने मैनेजर मिस्टर किशोर देसाई की तरफ देखते हुए, आकृति पर ध्यान रखना कि आज वह कहाँ पर जा रही है, मुझे इसकी सारी अपडेट चाहिए। ये सुनते ही मिस्टर किशोर, यस सर, लेकिन सर, ये कहते मिस्टर किशोर चुप हो जाते हैं। तभी रणविजय मिस्टर किशोर को देखते हुए, मन में कोई बात मत रखे मिस्टर किशोर, जो भी बात है उसे जुबान पर लेकर आए, आपको पता है। तभी मिस्टर किशोर, एक्चुअली सर आप रोज मैडम के बारे में पता करवाते हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि आपने ये शादी सिर्फ अपने दादू की वजह से की है, तो आप बार बार मैडम के बारे में अपडेट्स क्यों लेते हैं, कहीं आपको। ये कहते मिस्टर किशोर चुप हो जाते हैं। किशोर जी की बातों का मतलब समझते हुए रणविजय, मिस्टर किशोर, मैंने आपको अपने पर्सनल मैटर में बोलने के लिए नहीं कहा, आपको मैं जितना कहूँ आप उतना करें, कुछ चीज आपकी समझ से ऊपर है। ये कहते रणविजय मिस्टर किशोर को कैबिन के दरवाजे की तरफ जाने का इशारा करता है। मेहरा इंडस्ट्री, इस वक्त समीर अपने ऑफिस में काम कर रहा था कि तभी सिया कैबिन में एंटर करते हुए, क्या तुमने आज की ब्रेकिंग न्यूज सुनी? ये सुनते ही समीर, फिलहाल तो नहीं, क्यों क्या हुआ है? तभी सिया समीर के सामने वह न्यूज चलाती है, जिसे सुनते ही समीर की आंखें बड़ी हो जाती है। समीर गुस्से भरी आवाज में, ये कैसे हो सकता है, उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया और मुझसे कोई बात भी नहीं की। इस फोन में लाइव न्यूज चल रही थी, जिसमें आकृति का मैनेजर
मिस्टर पुनीत मीडिया में यह अनाउंस कर रहा था कि अब मिसेस आकृति खुराना समीर मेहरा की कंपनी के साथ पार्टनरशिप में नहीं रही। उन्होंने अपने शेयर वापस ले लिए हैं। यह सुनने के बाद समीर गुस्से से अपने ऑफिस की चेयर को गुस्से से पटकता है। सिया यह देखकर, कूल डाउन हबी, अपने गुस्से को कंट्रोल करो। मैंने तुम्हें पहले कहा था, उस आकृति की चाल चलन मुझे सही नहीं लगती। जिसे सुनने के बाद समीर सिया को बिना कुछ कहे अपना फोन लेकर ऑफिस से बाहर चला जाता है। इस वक्त समीर बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। समीर ऑफिस के बाहर जाते ही गाड़ी में बैठ जाता है और ड्राइवर को इशारा करते हुए, मिस आकृति खुराना के फार्म हाउस की तरफ चलो, आज फेस टू फेस बात होगी। दूसरी तरफ इन सबसे अनजान आकृति अपनी शूट में बिजी रहती है। आज वह बहुत ही बड़ी फेमस ज्वेलर कंपनी के साथ काम करी थी, जो कि मुंबई की सबसे फेमस कंपनियों में से एक थी। आकृति बहुत खुश थी। तभी उसके फोन पर किसी का नंबर पर कॉल आता है। यह देखकर आकृति तुरंत फोन रिसीव करते हुए, हेलो काका, सब ठीक तो है ना? आपने मुझे इतने दिनों के बाद याद किया। दूसरी तरफ से रामू काका, बेटी सब कुछ ठीक है, लेकिन इस वक्त समीर मेहरा यहाँ पर आए थे और तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। तभी आकृति, क्या इसका मतलब समीर फार्म हाउस गया था? ये सुनते ही रामू काका, हाँ बेटी, वह कुछ देर पहले आए थे। मैंने उन्हें कहा कि तुम यहाँ पर कितने दिनों से नहीं आ रही। मुझे लगा शायद उन्हें तुमसे कोई जरूरी काम होगा, इसी वजह से मैंने तुम्हें फोन करके बता दिया। ये सुनते ही आकृति अपने माथे पर हाथ रखते हुए, ठीक है काका, अगर समीर मेहरा फिर से आए या फिर कोई भी बात हो तो मुझे जरूर इन्फॉर्म करना। ये कहते आकृति फोन रख देती है। दूसरी तरफ आकृति अपने मन में, ये समीर अब जरूर सोचेगा कि मैं इतने दिनों से कहाँ पर थी। उसने जरूर वह न्यूज़ सुनी होगी, इसी वजह से वह बिना कुछ कहे फार्म हाउस चला गया। उसने अभी तक मुझे एक बार भी कॉल नहीं की, लेकिन अभी तो मैं इसे और तड़पाना चाहती हूँ। मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ूंगी। इसने 10 साल मुझे पल पल धोखा दिया है, मेरे प्यार का मजाक बनाया है। इसे मैं उसी तरीके से तड़पाऊंगी जिस तरीके से इसने मुझे तड़पाया है। ये कहते आकृति अपने हाथों की मुट्ठी बना लेती है। फिर वह किसी नंबर पर कॉल करती है। दूसरी तरफ इस वक्त समीर गाड़ी में बैठा हुआ था। वह अपने फोन की तरफ देखते हुए, इसका मतलब आकृति ये सब कुछ जानबूझकर कर रही है। उसने मुझसे झूठ भी बोला। काका ने तो बताया कि आकृति कई दिनों से फार्म हाउस आई ही नहीं, तो फिर वह इतने दिनों से कहाँ पर रह रही है? उसका और कोई ठिकाना भी नहीं है। मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है। शाम को आकृति शूट करने के बाद एक कैफे पर बैठी हुई थी। उसकी निगाहें बार बार किसी को ढूंढ रही थी। आकृति अपने फोन में, अभी तक आई क्यों नहीं? अगर और लेट कर देगी तो मुझे निकलना पड़ेगा। ये कहती आकृति जैसे ही दोबारा किसी नंबर पर कॉल करती है कि तभी एक लड़की उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। आकृति उस लड़की को देखकर तुरंत उसके गले लग जाती है और धीमी वॉइस में, माया, तुमने आने में इतनी देर कर दी, अभी मैं जाने वाली थी। ये सुनते ही, माया, तुम्हें पता है ना मैं जॉब करती हूँ, मैं तुम्हारी तरफ फेमस मॉडल तो नहीं हूँ, मैं किसी के अंडर काम करती हूँ, इंसान के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। ये कहते, माया, ये सब छोड़, तू बता इतने दिनों से कहाँ थी? लास्ट हम सबकी मुलाकात पार्टी में हुई थी और उसके दूसरे दिन तू शादी करने वाली थी, लेकिन उसके बाद तेरा मैसेज आया कि तूने शादी पोस्टपोन कर दी। हालांकि मैंने कई दिन तक तुझे कॉल भी की, लेकिन तेरी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर मैंने सोचा कि शायद तू कोई कामकाज में बिजी होगी, इसी वजह से मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया। ये सुनते ही आकृति माया की तरफ देखते हुए, सॉरी माया। आकृति के मुंह से सॉरी शब्द सुनकर माया, किस बात की सॉरी? और क्या तूने यहाँ पर मुझे सॉरी बोलने के लिए बुलाया था? तभी आकृति बात को पूरा करते हुए, अरे नहीं, एक्चुअली मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। तू हमेशा मुझे समीर के बारे में समझाती थी, लेकिन मैं हमेशा तुझसे झगड़ा करती थी, तेरी बात पर कभी विश्वास नहीं किया, बल्कि अपनी उस बेस्ट फ्रेंड पर जिसके साथ स्कूल से लेकर कॉलेज का वक्त हम दोनों ने एक साथ बिताया था। ये सुनते ही माया, लेकिन अचानक ही तूने समीर के बारे में अपनी राय कैसे बदल ली? आई मीन कितने सालों से तू कभी ट्रस्ट नहीं की, तो फिर अचानक? तभी आकृति माया को शादी वाले दिन जो कुछ भी हुआ वो सारी बात बता देती है। जिसे सुनने के बाद माया, थैंक गॉड तू समीर के चंगुल से बच गई। अगर वक्त रहते तुझे ना पता चलता तो आज तो तू उससे शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद कर चुकी होती। ये सुनते आकृति, हाँ यार तू सही कह रही है। तभी माया, तो फिर तूने जिस शख्स के साथ शादी की है, क्या नाम बताया था उसका? तभी आकृति, उनका नाम मिस्टर रणविजय राठौर है। ये सुनते माया, ये तो बिजनेस इंडस्ट्री के जाने माने बिजनेसमैन है। ये सुनते आकृति, हाँ यार। तभी माया बात को कंप्लीट करते हुए, तो फिर अब आगे का क्या सोच के रखा है? तभी आकृति अपने सर पर हाथ रखते हुए, यार मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आई मीन उस दिन मूवमेंट ही कुछ ऐसा था कि मैंने जल्दबाजी में ये शादी कर ली, और उस वक्त मैंने ये शादी सिर्फ और सिर्फ समीर से बदला लेने की वजह से की थी। लेकिन मुझे तो, ये कहती आकृति चुप हो जाती है। माया आकृति के चेहरे को देखकर समझ चुकी थी। तभी माया बात को पूरा करते हुए, लेकिन अब तुझे रणविजय से प्यार हो चुका है, आई एम राइट? ये सुनते ही आकृति, हाँ यार तुझे कैसे पता चला? आकृति की बात सुनते ही माया, वह इस वजह से क्योंकि
तेरे चेहरे पर साफ नजर आ रहा है। रणविजय का नाम लेते ही तेरे गाल जो लाल हो रहे हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है? तुम दोनों की तो शादी हो चुकी है, तो फिर अब ये सुनते ही आकृति, अरे नहीं यार, फिलहाल तो मुझे यह भी नहीं पता कि वह क्या चाहते हैं। और दूसरा, मैं समीर से परेशान हूँ। मैंने सोचा था जैसे उसने मुझे 10 सालों से बेवकूफ बनाया वैसे ही मैं उसे बनाऊंगी। ये सुनते ही माया, हाँ तू सही कह रही है, उसने तेरा फायदा उठाया है। और इतना आसानी से तू उसे मत छोड़, तू उसे पूरा बर्बाद करके छोड़, ताकि वह अगली बार ऐसी गलती बिल्कुल ना करे, किसी भी लड़की की जिंदगी स्पॉइल ना करे। ये सुनते ही आकृति, हाँ यार, लेकिन अब समीर मुझे ढूंढ रहा है, मेरा पता लगा रहा है, और पता लगाते हुए फार्म हाउस भी गया था। और काका ने उसे बता दिया कि मैं कई दिनों से वहां पर नहीं आई, तो शायद हो सकता है वह मेरे जितने भी फ्रेंड थे उन्हें कॉल करे, और हो सकता है कि वह तुझे भी कॉल करे, क्योंकि तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है। इस वजह से वह तुझसे पूछताछ जरूर करेगा। ये सुनते ही माया, बात को समझते हुए, तू उसकी चिंता बिल्कुल मत कर। अगर वह मुझे फोन करेगा भी तो मैं उसे कह दूंगी कि हम दोनों साथ रहते हैं। लेकिन अगर मैं तुझे एक बात बताऊं, अगर तू रणविजय के साथ अपनी लाइफ को कंटिन्यू करना चाहती है तो तुझे इस समीर का चैप्टर जल्द से जल्द क्लोज करना पड़ेगा। ये सुनते ही आकृति, इतना आसान नहीं है सब कुछ, उनकी भी लाइफ में कोई है। ये सुनते ही माया, क्या मतलब, उनकी कोई गर्लफ्रेंड है? तभी आकृति, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये सब छोड़, एक दिन में तू क्या पूरी लाइफ की स्टोरी जानेगी क्या? बाद में तुझे बाकी बातें बता दूंगी। ये सुनते ही माया, ठीक है, वैसे तू अब से मुझसे मिलेगी या फिर गायब हो जाएगी? ये सुनते ही आकृति, नहीं यार, अब ऐसा नहीं होगा। उस समीर की वजह से मैंने ऑलरेडी बहुत रिश्ते खो दिए हैं। अब मैं अपने बचपन की दोस्ती को बिल्कुल नहीं खोने दूंगी। ये कहते ही आकृति के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। कहानी के आगे अब क्या होने वाला है उसके लिए आपको सुनना पड़ेगा कहानी का अगला भाग। कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा।